हे गाइस, मैं रोहित मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू साइंस क्लासेस में। हम इस क्लास में 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया है। लेसन 2 में हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसमें इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु के साथ अभिक्रिया। जब भी हमारा अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है, अम्ल की क्रिया अगर हम धातु के साथ करा दें तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अक्सर हमसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या होता है जब अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है। तो वहाँ पर सीधे सीधे हमें लिख देना होता है लवण प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेंगे। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जिंक धातु के साथ करा दी, तो जिंक क्या होगा, जिंक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये एरो का चिन्ह जो लगा हुआ है, एरो का चिन्ह दर्शा रहा है कि हमारी जो गैस है वो गैस हल्की है। हल्की है मतलब हल्की है, तो हल्की चीज़ कहाँ जाती है, वायु में ऊपर की ओर जाती है। तो जहाँ पर भी हमारी गैस हल्की गैस होती है वहाँ पर हम ऊपर की ओर लगा देते हैं। यदि भारी गैस होती है तो एरो का चिन्ह नीचे की ओर लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं क्षारक में कि अगर क्षार की हम धातु के साथ क्रिया करें तब क्या होता है। जब हम क्षार की क्रिया धातु के साथ करते हैं लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे हमने क्षार ले लिया है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हमने जिंक के साथ कराई तो बन गया सोडियम जिंकेट और हमारा यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन गैस। एक चीज़ यहाँ पे आई लवण, लवण मतलब साल्ट। कि यह साल्ट क्या होता है, साल्ट के बारे में हम जानेंगे। साल्ट जो होते हैं हमारे, जब भी हम अम्ल के साथ किसी भी क्षार की क्रिया करा दें, अम्ल के साथ यदि हम किसी भी क्षार की क्रिया करा दें तो हमारे लिए उदासीन चीज़ प्राप्त होती है। उदासीन मतलब जिस पर कोई भी प्रकार का आवेश ना हो, ना तो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, मतलब दोनों उपस्थित होते हैं और आपस में कट जाते हैं, इसलिए ये चीज़ होती है उदासीन। तो वहाँ पे हमारे लिए लवण प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है लवण। जब भी हम क्रिया कराते हैं क्षार या अम्ल की आपस में तो लवण प्राप्त होता है। जैसे NaCl हमारा एक लवण है, NaCl लवण, इसीलिए इसे बोलते हैं साल्ट। जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नाम खाने वाला नमक, खाने वाला नमक। तो इसमें NaCl लवण क्यों हुआ, Na पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है माइनस का, तो आपस में ये कैंसिल हो जाता है। मतलब एक गणित में हमने पढ़ा माइनस से प्लस कैंसिल हो जाता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो वही है। मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, इसलिए इसे लवण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। एक हमारा प्रैक्टिकल होता है जिसमें हम बात करें पॉप स्टैंड की। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है परत नली से। जब हम हाइड्रोजन गैस को के पास में जलती हुई मोमबत्ती या माचिस लेकर के जाते हैं तो पॉप की ध्वनि के साथ, मतलब पट पट की ध्वनि के साथ गैस जलने लगती है। यही एक प्रयोग है। जो हाइड्रोजन गैस बनती है, इस हाइड्रोजन गैस को जो वायु वाले गुब्बारे होते हैं, मतलब उड़ने वाले गुब्बारे, बलून, तो उस गुब्बारे में यही गैस भर दी जाती है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हल्की होती है और गुब्बारा बहुत ऊंचाई तक जाता है।
आगे हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो HCO3। बाइकार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट CO3। तो यहाँ पर हम क्रिया करा दे रहे हैं अम्ल की क्रिया, क्षार की क्रिया। तो अम्ल की क्रिया में हम सबसे पहले देखेंगे, हमने अम्ल लिया और धातु कार्बोनेट ले लिया। जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराई तो लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ में जल बना। अब इसकी एक अभिक्रिया देख ले रहे हैं। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करा दी। सोडियम कार्बोनेट के साथ कराने पर सोडियम ने NaCl को विस्थापित कर लिया, मतलब सोडियम जुड़ गया NaCl से। यहाँ बन गया NaCl मतलब लवण, अभी मैंने बताया था लवण, साल्ट, प्लस माइनस कैंसिल आओ मतलब साल्ट बन गया। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हमारा जल बना। तो जब भी हमारे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में जल बनता है। अब इसी प्रकार हम आगे क्रिया देख ले रहे हैं धातु बाइकार्बोनेट के साथ। HCl की क्रिया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दी हमने, तो हमारे लवण बन गया NaCl, कार्बन डाई गैस बन गई और जल बन गया। आगे हम देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब बात करेंगे चूने के पानी का टेस्ट, मतलब चूने का पानी क्या होता है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है पानी का रंग। ये एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल है कि आप अगर बुझे हुए चूने का जो पानी होता है, पानी को ले लें और उसमें कार्बन डाई गैस प्रवाहित करें, अपने मुंह से पाइप द्वारा फूंक मारते रहें तो उसका रंग दूधिया हो जाएगा। जो रंगहीन पानी होता है उसका रंग हो जाएगा परिवर्तित होकर सफ़ेद, मतलब दूध की तरह, दूध के कलर का दूधिया हो जाएगा। तो यहाँ पे है ये CaOH और कार्बन डाइऑक्साइड की, CaH का वोल्टाइल मतलब बुझा हुआ चूने का पानी जो था उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी तो हमारा बन गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त हो गया और जल हमें प्राप्त हो गया। अगर अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करें तो क्या होगा, CaCO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाई बन के हमारा बन जाएगा CaHCO3, जल में घुलनशील होता है जो कि। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ना है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब हम अम्ल और क्षार की एक साथ अभिक्रिया करा दें कि हमने कोई अम्ल ले लिया, एक हमने अम्ल ले लिया, एक ले लिया क्षार, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, लवण और जल, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। जब भी हम किसी भी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की क्रिया। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीन का मतलब यही, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा अम्ल पर, मतलब H आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज होता है हमारा OH माइनस आयन पर। तो आपस में मिलकर के क्या बनता है, उदासीन। अब हम इसकी क्रिया करा दें तो हमारा बन जाएगा H2O। H2O मतलब न्यूट्रल, उदासीन है, इसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। आगे बढ़ेंगे, उदासीनीकरण की परिभाषा पढ़ ले रहे हैं हम। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण जल प्राप्त होते हैं, तो इस क्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यही है, सामान्य भाषा में लिख सकते हैं। जब भी हम अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं तो हमारे लिए लवण और जल प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराई, अब हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा NaOH, इसे बोलते प्रबल प्रबल क्षार। ये क्या है, NaOH। पहचान हमारी क्या है, इसके अंदर हमारा उपस्थित है OH आयन, माइनस का OH आयन।
इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस का। अब यहाँ पे हमने देख लिया HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस पर हमारा कैसा चार्ज है, H पॉजिटिव आयन। ये हमारा H पॉजिटिव आयन है, इसमें OH नेगेटिव आयन है। मतलब क्या है, जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई तो हमारा क्या बना, लवण। तो लवण देख लेंगे यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, लवण है, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, ये हमारा हो गया एक लवण। तो और इसके बाद हमारा बनता है H2O मतलब जल। तो आपके आई होप समझ में आई होगी अभी क्रिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो अम्लीय लवण बनेगा, जल बनेगा। ये आपको याद करना है। जब हम दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्षारीय लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। इसी प्रकार प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की क्रिया कराएंगे तो उदासीन लवण बनेगा और जल बनेगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे, उदासीन लवण और जल हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, मतलब हमारी क्या थी, Na कोई धातु थी, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके बन जाएगा Na2O3 मतलब सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब होता है जंग लगना, ऑक्सीजन से क्रिया कराना। तो हम यहाँ पे देखेंगे धात्विक ऑक्साइड मतलब कोई धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करा दी, बन जाता है हमारा धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पे की क्रिया हमने कराई अम्ल के साथ तो हमारा लवण बनेगा और बनेगा हमारा जल। इसकी हमारी क्रिया दी हुई है कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर की धातु जो है, कॉपर की हमने क्रिया करा दी ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड बना। अब इस धातु की क्रिया मतलब धातु ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हमने करा दी HCl लवण के साथ। जब भी हमने लवण के साथ इसकी क्रिया कराई तो हमारे लिए प्राप्त हुआ CuCl2 कॉपर क्लोराइड और साथ ही हमारे लिए जल प्राप्त हुआ। अब ये कॉपर क्लोराइड क्या था, लवण, क्योंकि Cu पर चार्ज होता है प्लस का, Cu प्लस प्लस, Cl माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं लवण। अब हम बात करेंगे कॉपर क्लोराइड के बनने से जो है विलयन का रंग नीला होता है। जो कॉपर क्लोराइड का कलर होता है वो ये होता है, जिस कलर का मैं लिख रहा हूँ, ये इस तरीके का कॉपर क्लोराइड का कलर होता है। इसे नीला थोथा भी बोलते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। ये एक कीवर्ड आपको बहुत मेहनत से याद करना है, अच्छे से पॉइंट आता है, पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं यहाँ पर, CuO कॉपर ऑक्साइड, MgO मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आगे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षारों के साथ। मतलब अधात्विक कौन से होते हैं, वे सारी चीज़ें जिन पर निगेटिव चार्ज होता है अधातु कहलाती हैं। अधातु में हमारी क्या आती हैं, गैसें आ जाती हैं, कई प्रकार की सारी की सारी गैसें जो होती हैं अधातु में आ जाती है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कार्बन। कार्बन हमारी एक अधातु है क्योंकि C का माइनस का चार्ज होता है और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की क्रिया हमने करा दी क्षार के साथ। क्षार हमारा यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। जब भी हम कार्बन डाई की क्रिया CaOH के साथ, CaOH का उल्टा OH के साथ करा देते तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम हमारा साधारण नाम होता है चूना पत्थर, जिससे चूना बनाया जाता है, चूना पत्थर। संगमरमर का पत्थर भी इसी को बोलते हैं, खड़िया मिट्टी भी हम इसी को बोलते हैं। तो आई होप आपके ध्यान रहेगा, ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए इसे। साथ में जल प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसे नोट कर लें। जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, बिना धातु के ऑक्साइड होते हैं, गैसें होती हैं। गैसों की प्रवृत्ति कैसी होती है, गैसीय ऑक्साइड क्षार के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं तो उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर हमारी अधातु मतलब गैस है, गैस के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है। तो इसकी क्रिया जो हमारी इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है अम्लीय।
अम्लीय मतलब जिसमें एच आयन मतलब इसकी अम्लीयता खट्टे होते हैं। इसी कारण जो पहली जो बरसात हमारी होती है, जब मौसम आता है हमारा बारिश का मौसम, इसीलिए कहते हैं कि पहली वाली बारिश में हमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय जो हमारी वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है और उसमें SO2 विद्यमान होता है, अम्लीय रूप विद्यमान होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि अम्लीय होती है। इससे क्या होता है, जब अम्ल हमारे शरीर पे गिरता है पहली बारिश में, तो हमारे जो त्वचा है, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, स्किन डिसीज़ हो जाती है, कैंसर की भी कभी कभी स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है। इसलिए प्रायः मना किया जाता है कि जब भी पहली बारिश हो तो उसमें नहीं नहाना चाहिए। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे दे रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इनमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आगे हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जब भी हम किसी अम्ल को जलीय विलयन में मिलाते हैं और क्षारक को हम जलीय विलयन में मिलाते हैं तब क्या होगा। जब भी हम कोई भी जल में उपस्थित जो आयन अम्ल होते हैं, जब भी हम किसी अम्ल को, माना हमने H था, HCl को हमने क्या में मिला दिया, H2O में। जब भी हमने किसी अम्ल को जल में मिलाया तो वहाँ पर हमारे लिए हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ से आप सूत्र याद कर लें, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्राप्त होता है। हमने H जो था, H की क्रिया जो थी H2O से करा दी तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था हमारे पास HCl, इसकी क्रिया जल के साथ करा दी तो हमारे लिए हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस निकल गई। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे यहाँ से याद कर लें। ऐसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जब जल की क्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं तब क्या होता है। कोई जल था, जल की क्रिया हमने किसी भी क्षार OH माइनस आयन के साथ कराई तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने ले लिया NaOH की क्रिया जल की उपस्थिति में कराई तो जो NaOH था वो अपने आयनों के रूप में टूट गया। क्या के रूप में टूट गया, आयनों के रूप में। यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज था और जो OH था OH पे नेगेटिव चार्ज था, मतलब ये आयनाइड हो गए, आयनों के रूप में टूट गए। इसी प्रकार बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की MgOH का होल ट्वाइस, तो इसमें भी Mg पे हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव का, Mg++ और OH माइनस, तो OH भी आ गया हमारा माइनस का, तो ये अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील का मतलब ये होता है कि जल में घुल सकते हैं आसानी से या नहीं घुल सकते। तो जो सभी क्षारक होते हैं, कुछ ही क्षारक ऐसे होते हैं जल में घुलते हैं, बाकी जल में नहीं घुलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे यहाँ से नोट डाउन कर लें। आगे हम पढ़ेंगे जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और इसे धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अत्यंत ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है, आप घर पे भी कर सकते हैं, सावधानी रखें। प्रायः क्या होता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम तेजाब को तनुकृत करते हैं तो प्रायः क्या होता है, अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि तेजाब लेते हैं या अम्ल लेते हैं, अम्ल में पानी मिलाने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम कोई भी हमारा अम्ल है, माना कि हमने इस बीकर में थोड़ा सा अम्ल ले लिया, तेजाब ले ली, अब कुछ लोग क्या करते हैं, बोतल लेकर के, पानी की बोतल लेकर के सीधे सीधे उसमें जल डालना शुरू कर देते हैं, पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, लेसन नंबर 1 में हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें स्वतः ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या होगा, जो हमारा बर्तन था वो बर्तन क्या होगा, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा और बर्तन फटने की संभावना रहेगी।
तो इसीलिए कहा जाता है कि अम्ल या क्षार को तनुकृत करने के लिए हमें उसमें जल नहीं मिलाना चाहिए, जबकि क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमें जल लेना चाहिए। हमने इसके अंदर जल ले लिया और जो अम्ल है, अम्ल को बूंदों के रूप में डालना चाहिए और जो जल है उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जितना अम्ल पड़े उतना धीरे धीरे तनुकृत होता रहे, जिससे कि हमारा अम्ल गर्म नहीं पड़ता, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होती और ब्लास्ट होने की या कोई एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे लिए कुछ फ्लो चार्ट में बना करके दिखाया गया है कि जल को अम्ल में ना डालें, ये खतरनाक होता है। क्या करना है, पहले हमें जल लेना है, जल के अंदर अम्ल को बूंदों बूंदों के रूप में धीरे धीरे डालना है और इसको हिलाते रहना है। ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। यदि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल आसानी से मिल जाएगा, तो उसे तनुकृत करके देखें, आसानी से आप सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित हो कर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है, क्योंकि कांच का अगर बोतल है हमारी तो गर्म होने के बाद टूट भी सकती है। तो क्या क्या हमें सावधानी करना चाहिए, जल को अम्ल में डालते समय मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, स्थानीय ताप के कारण पात्र टूट जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और हमसे हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।